स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। आज हम लेकर आए हैं एक शानदार साइंस फिक्शन और थ्रिलर कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको अमर होने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, लेकिन ये अमरता असल में आपको दूसरों की जान लेने के बाद मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। कहानी की शुरुआत होती है डेमियन हिल से। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पैसा पावर सब कुछ है उसके पास। लेकिन दोस्तों उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। डेमियन को कैंसर हो चुका है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। एक दिन जब डेमियन अपनी गाड़ी में होता है तो उसके हाथ में एक कार्ड होता है। कार्ड पर लिखा है दे कैन हेल्प यू और नीचे एक नंबर भी होता है। ये चीज उसके दिमाग में घूमने लगती है। डेमियन इस नंबर पर कॉल करता है और उसे बुलाया जाता है एक बेहद सीक्रेट लोकेशन पर। वहां उसकी मुलाकात होती है एक प्रोफेसर से। ये प्रोफेसर बड़े डेमियन से कहता है तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल साइंस अब इतना आगे बढ़ चुकी है कि हम तुम्हारी आत्मा यानी कि तुम्हारे कॉन्शियसनेस को एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे कहते हैं शेडिंग। डेमियन को यकीन नहीं होता। वो प्रोफेसर से पूछता है तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए जवाब देता है हम सिर्फ खास लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोग जो इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं, और तुम उनमें से एक हो डेमियन। इसके बाद प्रोफेसर उसे एक जवान और फिट बॉडी को दिखाता है। वो कहता है ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। एक बार इस प्रोसेस के बाद तुम्हारी आत्मा को इसमें ट्रांसफर किया जाना है। जैसे ही वो बॉडी छूता है अचानक से वो हिलती है। ये देखकर डेमियन घबरा जाता है और पूछता है ये तो जिंदा लग रही है। प्रोफेसर उसे शांत करते हुए कहता है नहीं, ये बॉडी लैब में बनाई गई है। इसका कोई अतीत नहीं है, कोई पहचान नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार की गई है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम इसे अपनाना चाहते हो या नहीं। डेमियन को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वो वहां से निकलता है और सीधा अपनी बेटी से मिलने जाता है। उसकी बेटी उससे दूर दूर रहती है और उसे अच्छे से बात भी नहीं करती क्योंकि डेमियन ने कभी भी उसे समय नहीं दिया है। डेमियन का दिल टूट जाता है। इसी दौरान डेमियन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। अब वो समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। यही सोचकर वो बड़ा फैसला करता है, वो शेडिंग प्रोसीजर का हिस्सा बनेगा। लेकिन दोस्तों प्रोसीजर से पहले डेमियन एक खास काम करता है। वो एक कब्रिस्तान में जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स होता है। उस बॉक्स को वहां दफन कर देता है। आखिर उस बॉक्स में क्या था। इसके बाद डेमियन प्रोफेसर की लैब पहुंचता है जहां प्रोफेसर और उसकी टीम उसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ वो मशीन में लेटता है और प्रोसीजर शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद ये प्रोसीजर पूरी तरह से सफल हो जाता है। डेमियन की आत्मा यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस को नई जवान और ताकतवर बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब डेमियन की नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों क्या ये जिंदगी सच में इतनी परफेक्ट होगी। अब जब डेमियन की आत्मा उस नई बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है इसका मतलब उसकी पहचान पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वो डेमियन नहीं रहा और उसकी पुरानी बॉडी को कोई पहचान नहीं बची। अब डेमियन को अपनी नई बॉडी में खुद को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इस बीच उसे अजीब अजीब से विजन्स यानी कि हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे समझने में मुश्किल होती है कि ये क्या है। प्रोफेसर उसे कुछ टैबलेट्स देता है ताकि ये विजन्स रुक जाए। 1 महीने बाद डेमियन पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर उसे एक चेतावनी देता है तुम्हें ये टैबलेट्स रोज लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें कुछ गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डेमियन जब उन टैबलेट्स को देखता है तो उसे महसूस होता है कि ये टैबलेट्स सिर्फ 7 दिनों के लिए हैं। वो प्रोफेसर से कहता है अगर ये इतनी जरूरी है तो मुझे इसका ज्यादा स्टॉक क्यों नहीं दिया गया। प्रोफेसर उसे वादा करता है कि हर हफ्ते उसे टाइम पर मेडिकेशन मिलेगा। अब डेमियन की नई जिंदगी शुरू हो जाती है और अब उसका नाम डेमियन नहीं बल्कि एडवर्ड होता है। एडवर्ड अपनी नई जिंदगी में काफी खुश रहता है और उसकी दोस्ती अपने नेबर से भी हो जाती है। लेकिन एक दिन एडवर्ड अपनी टैबलेट्स लेना भूल जाता है और उस दिन उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसे विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो एक महिला और उसकी बेटी को एक फार्म हाउस में देखता है। ये विजन्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और उसमें एक वाटर टैंक भी होता है। अगले पल उसे वही महिला की बेटी हॉस्पिटल में दिखाई देती है। उसकी तबीयत खराब होती है। ये विजन्स एडवर्ड को बहुत परेशान कर देते हैं। वो वापस अपने सेंसेस में आता है और प्रोफेसर के पास जाकर उसे सब बताता है। प्रोफेसर उसे चेतावनी देता है कि तुम्हें कभी भी अपनी टैबलेट्स लेना नहीं भूलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एडवर्ड इन विजन से बहुत परेशान हो चुका होता है तो प्रोफेसर उसे हॉलिडे पर जाने की सलाह देता है और कहता है कि वो उसकी हवाई यात्रा का इंतजाम कर देगा। एडवर्ड को यह सलाह पसंद आती है और वो मान जाता है। जब एडवर्ड घर लौटता है तो उसके दिमाग में वही फार्म हाउस और वाटर टैंक घूम रहे होते हैं। वो इंटरनेट पर उस टैंक के बारे में सर्च करता है और उसे उस जगह की लोकेशन मिल जाती है। अब एडवर्ड का मन बदल जाता है। वो तय करता है कि वो उस जगह जरूर जाएगा।
लेकिन इससे पहले वो उस कब्रिस्तान में जाता है जहां उसने पहले अपना बॉक्स दफनाया था। बॉक्स में पैसे और कुछ कार्ड्स होते हैं, क्योंकि अब से उसकी नई पहचान के बाद वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर क्लेम नहीं कर सकता। अब एडवर्ड पैसे और कार्ड्स लेकर उस जगह पर जाता है जो उसने अपने विजन्स में देखी थी। वहां पहुंचते ही उसे वो घर भी दिखाई देता है जो उसने उस विजन्स में देखा था। वो दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन कोई उस दरवाजा को नहीं खोलता। फिर एडवर्ड बिना समय गंवाए घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें वो खुद उस परिवार के साथ खड़ा होता है जैसे उसने अपने विजन्स में देखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक से कोई पीछे से आता है और गन पॉइंट पर उसे रोक लेता है। एडवर्ड पलट कर देखता है और सामने वही महिला जो उसके विजन्स में थी और घुटनों के बल रोने लगती है। फिर वो महिला उसे अपने गले से लगा लेती है और अब हमें यह समझ में आ जाता है कि ये महिला उसकी पत्नी है। यहाँ पर प्रोफेसर का झूठ सामने आ जाता है। दरअसल प्रोफेसर ने डेमियन से जो कहा था वो झूठ था। उस बॉडी का असल मालिक एक आदमी था जो अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए अपनी बॉडी बेच चुका था। अब एडवर्ड को सच्चाई का पता चलता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो उस बॉडी में है, कि वो जिस बॉडी में है वो उस आदमी की थी। अब एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी एडवर्ड को ढूंढते ढूंढते प्रोफेसर के आदमी आ जाते हैं और वो प्रोफेसर के लोगों को सच बता देता है। वो कहता है, तुमने किसी की जिंदगी को छीनकर किसी और को दे दी है, ये गलत है। तुम किसी की जान लेकर उसके शरीर में किसी और को जिंदगी नहीं दे सकते। इसके बाद एडवर्ड अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और प्रोफेसर के आदमियों पर हमला कर देता है। वो सबको घायल कर देता है और मैडलिन जो उसकी पत्नी थी उसे अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। मैडलिन को अब तक नहीं पता था कि उसके पति ने अपनी बॉडी बेच दी थी और अब वो पूरी सच्चाई जानने के बाद चौंक जाती है। इसके बाद मैडलिन एडवर्ड को लेकर अपनी बेटी के स्कूल जाती है। जैसे उसकी बेटी एडवर्ड को देखती है वो खुशी से उसके गले लग जाती है, क्योंकि काफी दिनों के बाद उसने अपने असली पिता को देखा होता है। इसके बाद एडवर्ड उन दोनों को लेकर एक होटल में जाता है। वहां वो सीडिंग नाम के प्रोसीजर के बारे में पढ़ना शुरू करता है, जिसके जरिए उसकी कॉन्शियसनेस इस नई बॉडी में डाली गई थी। जब वो पढ़ता है तो पता चलता है कि इस प्रोसीजर को बनाने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। एडवर्ड एक इंटरव्यू में उस इंसान को देखता है जिसमें वो व्यक्ति अपने चश्मे पर 2 बार टैप करने की आदत रखता है और वो वही आदत प्रोफेसर में भी पाई है। एडवर्ड अब समझ जाता है कि प्रोफेसर ने भी अपनी आत्मा को एक नई बॉडी में ट्रांसफर किया है। यह नया रूप और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर है। एडवर्ड इंटरनेट पर प्रोफेसर के घर का पता ढूंढ लेता है और वहां पहुंच जाता है। वो प्रोफेसर को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे कहता है, मुझे इस प्रोसीजर के बारे में सब कुछ बताओ। मेरी मेडिकेशन खत्म हो चुकी है, मुझे और दवाइयां चाहिए। लेकिन तभी प्रोफेसर के लोग वहां आ जाते हैं और एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। इसके बाद एडवर्ड को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। एडवर्ड के मन में अब गहरा गिल्ट होता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसने अपनी आत्मा को एक और इंसान की बॉडी में ट्रांसफर करवाया था। वो हमेशा अच्छा इंसान रहा था और कभी नहीं चाहता था कि किसी और की जिंदगी लेकर वो खुद जिंदा रहे। इसलिए वो मैडलिन के पास जाता है और उसे सच बताता है। वो कहता है, ये बॉडी तुम्हारे पति की है, लेकिन इसमें जो कॉन्शियसनेस है वो तुम्हारे पति की नहीं बल्कि मेरी है। मैडलिन को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब एडवर्ड उसे बताता है, हमें यहाँ से भागना होगा। वो अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जो उसका बहुत अच्छा साथी था, लेकिन अब डेमियन की बॉडी पूरी तरह से बदल चुकी है और वो एडवर्ड बन चुका है, तो उसका दोस्त उसे पहचान नहीं पाता। एडवर्ड को अपने दोस्त के घर में कुछ अजीब लगता है। उसने देखा कि घर के सभी शीशे ढके हुए थे। तभी उसकी नजर मैडलिन की बेटी पर पड़ती है जो एक बच्चे के साथ खेल रही होती है। एडवर्ड को एक झटका सा लगता है और वो तुरंत समझ जाता है कि मामला क्या है। एडवर्ड मैडलिन की बेटी को वहां से उठाता है और कहता है, ये बच्चा जिसके साथ तुम्हारी बेटी खेल रही है, इसकी 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। ये मेरे दोस्त का बेटा है, लेकिन इसका रूप बदल चुका है। मैं जानता हूँ कि इस बच्चे के अंदर जो आत्मा है वो मेरे दोस्त के बेटे की नहीं है, ये किसी और की है। एडवर्ड को समझ में आ जाता है कि उसका दोस्त भी उसी प्रोसीजर से होकर गुजरा था जिसका नाम सीडिंग है। उसने अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए किसी और बच्चे की आत्मा को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करवाया था। ये जानकर एडवर्ड बहुत गुस्से में आ जाता है। एडवर्ड अपने दोस्त को यह सच्चाई बताता है। वो कहता है, तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के लिए किसी और मासूम बच्चे की जान ली गई थी, यह एक गुनाह है। उसके दोस्त को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इस सच को सुनकर उसे गहरा गिल्ट होता है। इसके बाद उसका दोस्त एडवर्ड को बताता है कि प्रोफेसर और उसके लोग जल्दी ही यहाँ पहुंचने वाले हैं। एडवर्ड अपने दोस्त की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही प्रोफेसर के लोग वहां पहुंचते हैं वे एडवर्ड का पीछा करते हैं, लेकिन एडवर्ड अपनी चालाकी से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। दूसरी ओर एडवर्ड का दोस्त मैडलिन और उसकी बेटी को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करता है। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी दिखती है और मैडलिन को लगता है कि वो गाड़ी एडवर्ड की है, लेकिन जैसे वो गाड़ी के पास जाता है उसमें प्रोफेसर के आदमी होते हैं।
वो मैडलिन और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। एडवर्ड का दोस्त तुरंत एडवर्ड के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। वो कहता है मैडलिन और उसकी बेटी को प्रोफेसर के लोगों ने पकड़ लिया है। एडवर्ड अब किसी भी कीमत पर मैडलिन और उसकी बेटी को बचाना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त को ये नहीं पता होता कि प्रोफेसर का अड्डा कहाँ है। जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि उसे एक बार एक अनजान जगह पर ले जाया गया था। अब दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। एडवर्ड गुस्से और बदले की आग में भरकर अपनी गन निकालता है और प्रोफेसर पर गोलियां चला देता है, लेकिन उसके सामने जो कांच का गिलास होता है वो बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए प्रोफेसर को कुछ नहीं होता। इसके बाद प्रोफेसर के आदमी एडवर्ड को पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे अपने साथ ले जाते, एडवर्ड एक चाल चलता है। वो अपने मुंह के अंदर एक बुलेट छिपा लेता है। अब प्रोफेसर एडवर्ड से बदला लेने के लिए अपनी नई योजना के तहत उस शख्स की शेडिंग शुरू करता है जिसे वो एडवर्ड की बॉडी में डालना चाहता है। प्रोफेसर को पूरा भरोसा होता है कि इस बार उसका ये काम पूरी तरह से सफल होगा। कुछ समय बाद प्रोसीजर खत्म हो जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो जवाब देता है मेरा नाम एंटन है। एंटन वही व्यक्ति है जिसकी कॉन्शियसनेस एडवर्ड की बॉडी में ट्रांसफर की गई थी। ये सुनकर प्रोफेसर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह से सफल लगता है। वो निश्चिंत हो जाता है कि अब एडवर्ड की सारी यादें मिट चुकी हैं और वो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। प्रोफेसर सोचता है कि अब सरकार को इस प्रक्रिया के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। अगर सरकार को ये पता चला तो ये प्रयोग हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और प्रोफेसर को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। प्रोफेसर के जाने के बाद ये पता चलता है कि एडवर्ड की सारी यादें अब भी इंटैक्ट हैं। दरअसल जब उसने बुलेट अपने मुंह में छिपाई थी, वो उसी मशीन के अंदर ले गया था। ये मेटल मशीन के काम में बाधा डाल देता है, जिससे मशीन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती। इसका मतलब ये है कि एडवर्ड की कॉन्शियसनेस अभी उसी की बॉडी में है और वो बदलने से बच गया है। एडवर्ड तुरंत प्रोफेसर के एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे धमकाकर पूछता है मैडलिन और उसकी बेटी कहाँ है। डर के मारे वो आदमी एडवर्ड को सारी जानकारी दे देता है। मशीन के अंदर बुलेट देखकर प्रोफेसर समझ जाता है कि डेमियन यानी कि एडवर्ड ने उसे पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया है। प्रोसीजर फेल हो चुका था और एडवर्ड अब भी वही था। एडवर्ड अब सीधे उस केबिन के बाहर पहुंचता है जहां प्रोफेसर छुपा हुआ था। गिलास बुलेट प्रूफ था, इसलिए प्रोफेसर ने घमंड से कहा तुम मेरी दवाइयों के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर तुम गोलियां नहीं लोगे तो तुम्हारी यादें मिट जाएंगी और जैसे ही तुम्हारी यादें जाएंगी, इस शरीर में मैडलिन के पति की यादें वापस आ जाएंगी। सोच लो, तुम्हारा अंत मेरी जीत होगी। एडवर्ड को यह सुनकर गुस्सा आ गया। पास में एक फायर मशीन पड़ी थी, उसने तुरंत उसे उठाया और गिलास को पिघला दिया। इसके बाद उसने प्रोफेसर को मार गिराया। एडवर्ड ने मैडलिन और उसकी बेटी को बचा लिया था। ये सब होने के बाद उन्हें एक बोट में बिठाकर एक दूर के सुरक्षित आइलैंड की ओर भेज देता है। अब एडवर्ड अपनी पत्नी के पास जाता है। उसने अपनी बेटी को वो खत दिया जो उसकी असली पिता ने उसके लिए छोड़ा था। जैसे ही बेटी खत पढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। एडवर्ड भी वहां से आ जाता है। एडवर्ड फिर से एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। वो वीडियो लॉग में रिकॉर्ड करता है कि उसने कई दिनों से अपनी दवाइयां नहीं खाई हैं। अब उसकी यादें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। कुछ समय बाद एडवर्ड की यादें पूरी तरह से मिट जाती हैं। अब शरीर में सिर्फ मैडलिन के पति की यादें बची थीं। एडवर्ड का अस्तित्व खत्म हो चुका था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग्स के जरिए मैडलिन के पति को सब कुछ पता चल जाता है। एडवर्ड ने अपनी रिकॉर्डिंग में उसे धन्यवाद दिया था। मैडलिन का पति, जो अब पूरी तरह से अपने शरीर में लौट चुका था, अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जाता है। वो मैडलिन से कहता है मैं मार्क हूँ, तुम्हारा पति। मैडलिन भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, क्योंकि अंत में डेनियल की भलाई की वजह से मैडलिन अपने असली पति से दोबारा मिल पाई थी। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।